वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्करेंट फोर्सेस। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्करेंट फोर्सेस एंड इट्स इक्विलिब्रियम। कभी कभी कुछ लोग इसको कनेक्टेड बॉडीज़ भी कह लेते हैं, बट कनेक्टेड बॉडीज़ का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्करेंट फोर्सेस की। हाउ डू वी डील विद दीज फोर्सेस, इस पर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। जो मेन या बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है दैट इज़ वेक्टर एडिशन एंड सोल्यूशन बाय वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पूरा खेल जो हो रहा है इस कंसेप्ट में वो सारा वेक्टर पर डील करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि इफ देयर आर टू कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट पर लगने वाले दो फोर्सेस, उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो अगर मान लीजिए एक फोर्स ऐसा लग रहा है इस डायरेक्शन में और उसी पॉइंट पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इनका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा एट इक्विलिब्रियम। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें सर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दें, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाकर अगर मैं इसमें एक डायगोनल बना देता हूं तो दिस इज माय रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम शब्द की, देखिए सब चीज़ें समझते जाइए। आपसे रिजल्टेंट नहीं पूछने वाला है, अब आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम, व्हेन दीज फोर्सेज आर एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में जो इनका रिजल्टिंग फोर्स है, इसका एक नेगेटिव डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे और वो इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, राइट? ये बात क्लियर हो रही है। एंड डायरेक्शन वुड बी ऑपोजिट, सो दैट ऑल दीज थ्री फोर्सेज विल बी एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेज लगने के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बैलेंस्ड फोर्स, तो यहाँ बैलेंस्ड फोर्स की बात आ रही है। तो इक्विलिब्रियम शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? दैट ऑल फोर्सेज गिविंग रिजल्टेंट जीरो, वहाँ पर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्करेंट फोर्सेज की एट इक्विलिब्रियम। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक फोर्स यहाँ पर F1 ले लूँ, इसको ले लूँ F2, तो रिजल्टिंग मे बी आई कैन से इट एज कैपिटल R, FR। तो हम जानते हैं कि FR क्या होता है? बाय वेक्टर एडिशन इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। और हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट या जो कॉन्करेंट फोर्स एट इक्विलिब्रियम की बात आएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस FR, विच विल बैलेंस F1 एंड F2, which will balance and result would be zero, आई होप ये बात समझ में आ गई। तो FR क्या है यहाँ पर? FR तो रिजल्टेंट है, हमें एट इक्विलिब्रियम पर बात करनी है, तो इक्विलिब्रियम पर FR हमें नेगेटिव डायरेक्शन में बतानी है बस। और यही क्या है? फोर्स या कॉन्करेंट फोर्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का बिल्कुल ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, और यही कॉन्करेंट फोर्स होगा। चलिए, इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन, एंड वी विल गेट वेरी गुड आइडिया कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। सो यहाँ जो हम फिगर देख रहे हैं इसमें क्या क्या दिया है? दो स्ट्रिंग्स हैं। अब जो दो ऐसी परपेंडिकुलर लाइंस बनी है, जिनमें मैंने लाइंस बनाई है ऐसे डैश्ड लाइंस, जैसे मिरर में होती है, इससे हमें फिजिक्स में ये समझ में आना चाहिए दैट दीज आर टू वॉल्स विच आर रिजिड। ये मूव नहीं करेंगी, ये किसी भी प्रकार से कहीं भी टर्न नहीं लेंगी, ठीक है। तो ये और ये रिजिड एंड्स हैं, इससे दो स्ट्रिंग्स लटकी हैं। जिस स्ट्रिंग पर टेंशन T1 लग रहा है, टेंशन क्या होता है? टेंशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स जो एक रिजल्टेंट या रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे हम लोगों ने मास में पढ़ा था कि एक मास अगर ऐसा रखा हुआ है, नीचे की तरफ लगेगा mg, तो ऊपर इसका एक रिएक्शन लग रहा है r, राइट? तभी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर बैठा हुआ है। अगर यही बात मैं किसी धागे से कह दूं कि अगर एक स्ट्रिंग है, उस पर एक मास लटक रहा है, क्या ये मास नीचे गिर गया? आंसर इज नो, नहीं गिर रहा है।
लेकिन ये नीचे की तरफ लगा रहा है mg, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जो स्ट्रिंग लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स, उसे कहते हैं टेंशन। तो टेंशन क्या है वो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक बार और चर्चा हुई थी जब हम लोगों ने हॉर्स एंड कार्ट केस की थी, तब भी मैंने टेंशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो टेंशन यहाँ पर दो है, स्ट्रिंग दो तरफ से बैलेंस कर रहा है अपने रिएक्शन फोर्स देकर, मास ऑफ 4 kg, इसको हमने लटका दिया है किसी इक्विलिब्रियम में, और इसका फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, तो इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है विच इज़ 4 kgf, ठीक है, kg वेट या kgf, तो वो अपने इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। T1 और T2 हमें निकालना है। टू सॉल्व दीज, सबसे पहले देखिए क्या है, आप वेक्टर एडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली लिख दें कि 4 kgf इज इक्वल टू T1 प्लस T2, नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। वेक्टर एडिशन ऐसा नहीं होता। इसमें आपको क्या करना है, आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इक्वेट हो सकते हैं उनकी एक अलग इक्वेशन बनेगी, एंड फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो ये जो दो इक्वेशंस बनती हैं उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट यूज होगा और अननोन वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे। पूरी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, सो हाउ टू डील विद दिस। सबसे पहले मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा जिसमें आई विल वर्क ऑन रिजल्टेंट्स, या मैं इस पर कंपोनेंट्स की बात करूंगा। सो आई हैव वन ऐसे स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऐसे दिखाई है और एक नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, ये एक फोर्स नीचे की ओर। तो नीचे मतलब यहाँ से भी तो एक इसका कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंगल कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 मतलब यहाँ नीचे भी 60 होगा, यहाँ भी तो 60 होगा, और यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज T1। तो 60 का रिजल्टिंग मतलब आप समझ लीजिए यहाँ तक, ये एक वेक्टर आएगा जो कि कंपोनेंट होगा T1 का। ओके, सो आई कैन राइट दिस एज, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू कितना है, T1 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ये बात समझ में आई नहीं आई बेटा, कंपोनेंट समझ में आए, सिंपल मैथ से बेटा ये ट्राइंगल बन गया। तो बेस कंपोनेंट ये थीटा है भाई, ऊपर उन्होंने 60 डिग्री दिया था, आपने उसको नीचे भी ट्रांसफर कर लिया बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, ठीक है। तो बेस कंपोनेंट आ गया, पूरी बात समझ में आई। ओके, तो फाइनल कितना आ गया, T1 cos थीटा। अब ये किसको बैलेंस कर रहा है, इधर हमने लिखा था T2, ठीक है, लेकिन एक कंपोनेंट और आएगा विच इज T1 sin थीटा। मे बी आई कैन राइट लाइक दिस, T1 sin 60 डिग्री। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, 4 kgf, राइट। दोनों इक्वेशंस को अब हम लिख लेंगे। देखो कितना इजी है, वेरी इजी। वेक्टर्स में सॉल्व करना बहुत इजी है, बस कंपोनेंट निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन मुझे मिलती है T2 इज इक्वल टू T1 cos 60। अच्छा, cos 60 कितना होता है, 1/2, सो वी कैन हैव दैट ऑल्सो। तो डायरेक्ट लिख लीजिए, इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू T1/2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड बैलेंस को देखेंगे आप, तो यू मे से दैट बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टली, और दूसरा क्या होगा, बैलेंसिंग वर्टिकली। वर्टिकली बैलेंस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, T sin 60। sin 60 कितना होता है, T1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 4 kgf, राइट, ठीक है। अच्छा, kgf को अगर हमें न्यूटन में कन्वर्ट कर देना है तो बिल्कुल वेरी कन्वीनियंटली वी कैन डू मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ये हम जानते हैं, यस नो, ठीक है। चलिए साइन की वैल्यू डाल दें, T1 इम्प्लाइज दैट T1 √3/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 9.8, तो T1 √3, इससे आपको T1 पूरी तरह से कंप्लीटली मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2, आई मे जस्ट राइट हियर डिवाइड बाय √3, यस और नो।
ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल बी लैंडिंग विथ नाउ न्यूटन टर्म्स में। अब न्यूटन में आएगा क्योंकि हमने केजीएफ को कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ न्यूटन में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 45.26 आना चाहिए, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे। सो दिस इज योर T1, पहला आंसर आ गया। अब T2 निकालना है। T2 कितना था? T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई 2। इसको भी आप इक्वेशन डाल सकते हैं, इक्वेशन 1 डली हुई है। पुट A इन 1, तो आपको क्या मिलेगा? T2 इज इक्वल टू T1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 45.26 डिवाइड बाई 2, फाइनली इक्वल टू कितना आ जाएगा? 22.63। और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है न्यूटन में? दिस इज योर सेकेंड आंसर बी। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिससे ये कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया, ठीक है। हाँ कहिए। कुछ वैल्यूज़ आपको याद कर लेनी है, जैसे √2 की होती है 1.42 के अप्रॉक्सीमेटली, √3 की वैल्यू 1.72 या 73 डिपेंड करता है, 71। तो आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से आप उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ, हाँ, अपॉन √3, अपॉन में तो रूट आना ही नहीं चाहिए। आप अगर सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं और रूट में आंसर दे रहे हैं तो आपको √3 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 3 आएगा। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्लास 9th कंसेप्ट है ना। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 नीचे वाला जो है वो तो 3 हो जाएगा, लेकिन ऊपर √3 इंट्रोड्यूस होगा। सो दैट वे वी नीड टू डील, वो करना पड़ेगा, ठीक है। और सही तरीका ये है कि हम इसका फाइनल आंसर लेकर आएँ, हमें फाइनल आंसर लाना है, एंड दैट शुड नॉट बी इन रूट एंड ऑल, ठीक है। अगर इस साल आपकी टीचर एक्सेप्ट करती है कि ठीक है ऊपर न्यूमरेटर में एटलीस्ट आप रूट लिख लो चलेगा, तो ठीक है। बट अगर आप बोर्ड में कंसिडर करते हैं तो बोर्ड में एक तो वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ आएगा कि √2 की वैल्यू इतनी लेनी, √3 की इतनी लेनी है, जो भी उसमें चीज़ें आवश्यकता हैं वो सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई मिलेंगी आपको। 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आवर टारगेट इज़ नॉट जस्ट 26 ना, 2026 हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट 2027 है, तो उसे भी ध्यान देना है। और सेकेंडली देखो, इसमें मैंने काफ़ी डिटेलिंग की है कि आई वॉज राइटिंग फॉर बैलेंसिंग वर्टिकली एंड बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टली। जब आप काम करते हैं, जब आप आंसर लाते हैं तो ये डिटेलिंग नहीं होती, फिर तो दिमाग में आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं, कट 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 नहीं। बात समझ में? आपको सोल्यूशन करना होगा, आपको एक वैल्यू लानी होगी, बिकॉज न्यूमेरिकल करते समय जब आपको MCQ में इस फॉर्म में आएगा, दे विल नॉट गिव यू वैल्यूज़ इन रूट में नहीं देने वाले हैं। वो आपको एक वैल्यू देंगे कि 4 मे बी 22.63, 25 पॉइंट समथिंग, 30 पॉइंट समथिंग एंड 50 पॉइंट समथिंग। आई बात समझ में? तो अप्रॉक्सीमेशन में आप वहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं कि मेरा आंसर अगर मान लो 22.5 के आसपास आ रहा है बाय राउंडिंग ऑफ, है ना। √3 को हम हमेशा 1.71 वगैरह नहीं ले पाएंगे, कभी कभी 1.7 लेके हम काम कर लेते हैं। ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में? देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर कोई आप वीडियो ढूंढें यूट्यूब पर कि अरे शॉर्टकट ऐसे सॉल्व करें, ऐसे कैलकुलेशन करें, उसमें वैदिक मैथ घुसेड़ दें, अरे भैया सब ये, अब ये समय नहीं है इसका। अब आप वैदिक मैथ सीखें और अब आप कैलकुलेशन सीखें कि रूट कैसे कैलकुलेट होता है, हाथ पैर हिलाएं, अरे अब वो समय गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने खुद के मेथड्स डेवलप करने हैं कि आप किसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। न्यूमरेटर को राउंड ऑफ किया, डिनोमिनेटर को किया, यू नीड नाउ एक्सपेरिमेंटेशन। आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करिए, न्यूमेरिकल्स उठाइए, सॉल्व करके देखिए कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ती है, किसको कैसे राउंड ऑफ करें। भाई 1.7 अगर आ रहा है, मान लो मैं एक मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 9.8 है, अपॉन में मैंने लिख दिया 1.72, ठीक है, ये √3 की वैल्यू है मान लो, ठीक है। अब इसमें मुझे सॉल्व करना है ना, हाउ टू सॉल्व इट। तो भैया ख़त्म करो ना, ये 2 को हटाओ, क्या ज़रूरत है, दोनों के डेसिमल को हटा दीजिए। 98/17, इज़ इट नॉट वेरी कन्वीनियंट टू सॉल्व दिस ना। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, बात समझ में? और इजी करना है, ओके मैंने इसको कर दिया 100, इसको कर दिया 20, काट पीट के आंसर आना 5 के आसपास आना चाहिए, के आसपास आना चाहिए, यस और नो। इस तरह से आपको ये ट्रिक्स खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी,
तब स्पीड बढ़ने वाली है, क्योंकि आंसर कभी ऐसा नहीं देगा एक आंसर रहेगा। मान लीजिए इसका अगर 4 ऑप्शंस आते हैं तो ऑप्शंस कैसे आते, मान लीजिए आता 4.72, 47.2, 472, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो राउंडिंग ऑफ और कैलकुलेशन वेरी फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बोर्ड में तो आपको एग्जैक्ट आंसर की तरफ लैंड करना है, वहाँ राउंड ऑफ वगैरह नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे डील करना है, उस पर फटाफट डील कर लेते हैं। चलिए नोट करिए। ओके, सो क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। बनी बात है ना, एक ट्रेन चल रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रही है। अब हो क्या रहा है कि अगर ट्रेन में कोई सस्पेंडेड, आपने कभी लोकल ट्रेन देखी है मुंबई या दिल्ली? लोकल ट्रेन, उसमें ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे लटकते रहते हैं कुछ पेंडुलम, मतलब है ना, ग्रिप रहती है उसमें प्रॉपर, तो सस्पेंडेड रहती है, लटकते रहती है। अब अगर मान लीजिए ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, ये कंसिडरेशन जरूरी है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो क्या होगा, जो नॉर्मली सस्पेंडेड पेंडुलम है दैट विल मूव दिस वे। अगर ट्रेन इस तरफ एक्सेलरेट करती है, क्यों? बाय वर्च्यू ऑफ इनर्शिया, तो पीछे की तरफ जाएंगे ना अपन, तो अपन बेस से चिपके हुए हैं तो अपनी बॉडी ऊपर से पीछे की तरफ जाएगी। लेकिन पेंडुलम में क्या होगा, ऊपर से फिक्स है तो पीछे ऐसा जाएगा। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये सीलिंग है, सीलिंग के अलोंग ये पेंडुलम नॉर्मली ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो 4 डिग्री के साथ टर्न हो रहा है, ठीक है। और उस पर एक तो ये रिजल्टिंग, मैं थोड़ा सा कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट ये है, ठीक है। ऐसे 2 कंपोनेंट्स के ऊपर मैं चर्चा करूं ना। जो फोर्स है वो कितना है, mg, मतलब पेंडुलम का वेट mg। यहाँ पर एंगल 4 डिग्री गिवन है, दिस एंगल इज 4 डिग्री। जो टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग पे वो t है। अगर इधर 4 डिग्री है तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, समझिए बात को, ये कितना होगा, कॉस या बेस कंपोनेंट। इसका मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जो आई एम टेकिंग, दिस शुड बी t कॉस 4 डिग्री, ओके। और जो इस तरफ आ रहा है दैट शुड बी t साइन 4 डिग्री, ओके। अच्छा, उन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। mg नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो लेट अस बैलेंस दीज 2 फोर्सेस, और इसको बैलेंस करता हुआ इधर जाएगा ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, कंपोनेंट्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वी कैन नाउ वेरी कन्वीनियंटली सॉल्व दैट t साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू ma इक्वेशन 1 एंड t cos 4 डिग्री इज इक्वल टू mg सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन 4 अपॉन कॉस 4 होगा, विच कैन बी रिटन एज tan 4 डिग्री इज इक्वल टू m से m कैंसिल a अपॉन g को मैं ऊपर ले लेता हूं, तो a इज इक्वल टू फाइनली कितना आएगा, a इज इक्वल टू g tan 4 डिग्री। ना अगर आपको 4 डिग्री की वैल्यू दे दी है जो कि इस किताब में दी हुई है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.07, ठीक है। tan 4 इज इक्वल टू 0.07, ये गिवन है, ठीक है, दी जाएगी आपको। हाँ, कुछ वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ेगी, मैं आपको अगली क्लास में, अगले वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम देखें tan 4 डिग्री दिया हुआ है, तो इट इज़ इक्वल टू g की वैल्यू tan लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय 0.07, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है,
ठीक है, एंड दिस इज हाउ दिस हैज़ टू बी सॉल्व। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ ना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमें कंसिडर करना है। नाउ इक्विलिब्रियम, इस कंसेप्ट पे आपको जितने भी ज़्यादा न्यूमेरिकल मिले उनको आप सॉल्व करिए। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो जो बच्चे यहाँ क्लास में ऑफलाइन आ रहे हैं आप लोग तो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और जो बच्चे वीडियो देखेंगे बाद में वो कमेंट में क्वेश्चन वो लिख करके आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ इन नेक्स्ट वीडियोज़। चलिए, तो लेट्स क्लोज फॉर द डे। थैंक यू, टेक केयर।